हेलो दोस्तों, स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल सिन्हा जीएस टीचिंग सेंटर पे। दोस्तों, इससे पहले संविधान का एक अनुच्छेद का प्रमुख वीडियो पार्ट 1 को डाला गया है। आज पार्ट 2 बनाया जा रहा है। पार्ट 1 जो भी नहीं देखे हैं वो अच्छे से देख लें। बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। यहाँ पे लिखा है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। ऐसा करते सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के संबंधित कितने सारे अनुच्छेद हैं, वो सब सारे अनुच्छेद को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 52। 52 क्या बोलता है? इसमें बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा अनुच्छेद 52 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 53 में क्या बोलता है? अनुच्छेद 53 में बोलता है क्या? राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होंगे, या कार्य एवं शक्ति, इनका कार्य और क्या शक्ति होगा, इनके बारे में अनुच्छेद 53 में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 54 में क्या किया गया? इनका निर्वाचन के बारे में जिक्र किया गया है कि इनका निर्वाचन कैसे होगा। एकड़ संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाएगा। उसके बाद इनका अनुच्छेद 55 में इनका चुनाव की रीति, इसका चुनाव का रीति क्या होगा, मतलब कि क्या क्या इसके रीति में होना चाहिए, कैसे कैसे वोट दिया जाएगा, कैसे कैसे इसका रीति होगा, इसके बारे में इनका चर्चा 55 में है। अनुच्छेद 57 में बोलता है, क्या बोलता है अनुच्छेद 57 में? पुनर्निर्वाचन। मतलब कहने का मतलब पुनर्निर्वाचन मतलब कि भारत भारत में मतलब कि कितने बार भी कोई भी कोई भी राष्ट्रपति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, उसका कोई समय सीमा नहीं है। जैसे अमेरिका में 2 टर्म के लिए ही कोई राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या बोलता है? महाभियोग। महाभियोग बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। महाभियोग सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? तो महाभियोग केवल संसद में लाया जाता है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इनकी सूचना दी जाएगी। कितने दिन पहले? 14 डेज पहले इनको राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। महाभियोग उन पर लाया जा रहा है, उससे पहले दिया जाएगा उनको सूचना। तो महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है ना। और भारतीय संविधान में महाभियोग की चर्चा सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया गया है, बाकी बात किसी के लिए महाभियोग की चर्चा नहीं किया गया। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 देखते हैं। अनुच्छेद 72 में क्या दिया है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति मतलब राष्ट्रपति किसी का क्षमा को दान कर सकते हैं, मतलब मृत्युदंड को भी समाप्त कर सकते हैं। जैसे अपीलीय में जाके देखेंगे तो सबसे पहले हो गया लोअर कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर कोई चीज़ को निर्णय नहीं मिलता है तो हम हाई कोर्ट के लिए अपील करते हैं। अगर हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हैं। अगर वहाँ से भी कोई चीज़ को रिजेक्ट कर देगा तो हम, एक ऑप्शन है कि महामहिम के पास जाके, भारत के राष्ट्रपति के पास जाके ये चीज़ के रखेंगे। अगर वो क्षमा कर देते तो क्षमा मान लिया जाएगा। इसी चीज़ का चर्चा अनुच्छेद 72 में किया गया है। अनुच्छेद 85 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद 85 में बोलता है कि लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर अगर लोकसभा का विघटन करना होगा तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करेंगे अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं, चलिए उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 123। 123 में बोला गया है कि अध्यादेश की शक्ति, जैसे देखिए कोई सत्र नहीं चल रहा होगा या संसद का सदन नहीं चल रहा होगा, उसके बीच में अगर कोई इम्पोर्टेंट कानून बनाना होगा तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति नया कानून को ले आता है। लेकिन जब संसद का सदन या कार्रवाई स्टार्ट होती है, उसके बाद उस बिल को या उस विधेयक को संसद से पुनः पास करा लेना होता है। ठीक है, तो 123 में क्या चीज़ का वर्णन किया गया है? तो अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। 143 में बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, मतलब कि राष्ट्रपति सलाह लेंगे और यह सलाह देगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सलाह देगा, लेकिन मानना ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। मानेंगे या नहीं मानेंगे ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सलाह देंगे राष्ट्रपति को। यह अनुच्छेद नंबर 143 में वर्णन किया गया है। और इसी में 3 अनुच्छेद और देखते हैं। सबसे पहले है कौन सा?
352 इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कितना में है? 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल यह भारत में 3 बार लग गया है। सबसे पहले एक बार 1962 में चाइना युद्ध के साथ, 1971 में पाकिस्तान युद्ध के साथ बाद, और 1975 में जेपी आंदोलन जेपी आंदोलन के समय लागू किया गया था। जयप्रकाश आंदोलन के समय इसको लगाया गया था 3 बार, 1962, 1971, 1975 के समय में 3 बार इसको लाया गया है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 352 के बाद अनुच्छेद 356। 356 में क्या है? राष्ट्रपति के बारे में शासन, राष्ट्रपति शासन का चर्चा अनुच्छेद 356 में किया गया है। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यह भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा। वित्तीय का आपातकाल, राष्ट्रपति शासन बहुत बार, सबसे अधिक पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा है। वित्तीय आपातकाल अभी भारत में एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति के बाद हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को बहुत अच्छी तरह से हम लोग उपराष्ट्रपति टॉपिक में पढ़ेंगे। इसका जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 63 में बोलता है कि एक भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में बोलता है। अनुच्छेद 64 में क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या हो गए? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे। मतलब उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 64 बोलता है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 70 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। राष्ट्रपति अगर नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य को देखेंगे। मतलब अगर राष्ट्रपति अगर नहीं रहते हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य को देखेंगे, ये अनुच्छेद 70 बोलता है। जबकि अनुच्छेद 64 बोलता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे, उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करेंगे। इनका वेतन और भत्ता, वेतन जो होगा वह राज्यसभा के उपसभापति के रूप में दिया जाएगा, न कि इनको उपराष्ट्रपति के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में क्या बोलता है? मंत्रिपरिषद के लिए अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 74 में बोलता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति जो कोई भी काम करते हैं उनकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, यह अनुच्छेद 74 बोलता है। अनुच्छेद 75 क्या बोलता है? मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ये चीज अनुच्छेद 75 में बोलता है। सबसे पहले अनुच्छेद 74 में बोलता है मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा राष्ट्रपति के लिए, अनुच्छेद 74। और अनुच्छेद 75 में बोलता है मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं संसद का 3 रूप होता है सरला, ला। देखिए क्या होता है? स से होता है संसद, ल से होता है लोकसभा, र से होता है राज्यसभा, और ल से होता है लोकसभा। सरला का होता है। तो 79 में आपको क्या चीज़ का वर्णन किया गया है? संसद का 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा 80 में क्या चीज़ का वर्णन किया गया? 80 में वर्णन किया गया है राज्यसभा का वर्णन किया गया 80 में, और 81 में वर्णन किया गया लोकसभा का वर्णन किया गया है। सबसे पहले संसद के बाद उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। उसके बाद निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है। 79, 80 और उसके बाद 81। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 100 में क्या बोलता है? अनुच्छेद 100, तो इसको दोस्तों याद करने का बहुत अच्छा तरीका। अनुच्छेद 100 को 2 भागों में बांटेंगे तो 50-50 बराबर 100 होता है ना। 50-50 बराबर 100। तो 50-50 कहने का मतलब हो गया, अगर कोई बैठक में 50-50 मतलब कोई विधेयक आया, कोई बिल आया, 50 उसके मत उसके पक्ष में पड़े और 50 उसके विपक्ष में पड़े, तो ये दोनों के बीच में जब 50-50 का माहौल हो जाएगा तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होगा। कौन सा मत? निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होगा। कब? जब 50-50 होगा तब। कब? जब 50-50 होगा तब। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 105 में हो गया संसदीय विशेषाधिकार। मतलब संसद के पास बहुत सारे शक्ति और विशेषाधिकार प्राप्त है। ये अनुच्छेद कौन सा हो गया? तो
अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में क्या, संसदीय विशेषाधिकार का शक्ति संसद के पास है। अनुच्छेद 108। 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किया गया। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन। अब आते हैं संयुक्त अधिवेशन की चर्चा। तो संयुक्त अधिवेशन, कोई भी साधारण बिल पे ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इसमें वित्त विधेयक पे नहीं बुलाया जा सकता है संयुक्त अधिवेशन, और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। कौन करता है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 110। 110 में क्या बोलता है, धन विधेयक की बारे में चर्चा किया गया है। धन विधेयक, धन विधेयक के बारे में चर्चा किया गया है। तो धन विधेयक के बारे में बोलते हैं। कोई भी धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कोई भी धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक प्रस्तुत लोकसभा में केवल सबसे पहले लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत होता है। धन विधेयक प्रस्तुत से पहले राष्ट्रपति का अनुमोदन धन विधेयक पे जरूरी है। मतलब राष्ट्रपति के अनुमोदन होने के बाद ही धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। लोकसभा में प्रस्तुत जब धन विधेयक हो जाएगा तो राज्यसभा में मात्र कितने दिनों का, 14 दिनों का मात्र राज्यसभा का अधिकार है। 14 दिनों में अगर राज्यसभा उसको पास करती है तो करती है, अगर नहीं करती हो तो वह स्वतः ही पास माना जाएगा। ठीक है। ये धन विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 112। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट तो है ही, बजट को उतना याद नहीं रखिएगा कि बजट टर्म का शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया, लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बजट बोलते हैं। उसका मेन रूप है वार्षिक वित्तीय विवरण। मतलब बजट का ही रूप है क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसी को कहते हैं, अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। जो कब, फरवरी में वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट पेश किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 116। अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान। लेखा अनुदान के बारे में बताते हैं क्या होता है। लेखा अनुदान के बारे में बताते हैं क्या होता है। खर्च अलग से लाकर संसद में पेश किया जाता है। वह खर्च अलग से लाकर संसद में पेश किया जाता है, बजट में इसको नहीं लाया जाता है, उसी को कहते हैं लेखा अनुदान। वैसा खर्च जो संसद में अलग से लाकर पेश किया जाता है, बजट में न उसका वर्णन नहीं किया जाता, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, लेखा अनुदान कहते हैं। अब आता है अनुच्छेद नंबर 117। 117 में क्या बोलते हैं, वित्त विधेयक। अभी थोड़ा देर पहले अभी क्या पढ़े हैं, धन विधेयक की परिभाषा 110। धन विधेयक की चर्चा 110 में है, जबकि वित्त विधेयक की चर्चा 117 में है। वित्त विधेयक की चर्चा 117 में है। ठीक है। उसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 124। 124 में बोलता है सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यह अनुच्छेद 124 बोलता है। उसके बाद अनुच्छेद 127 क्या बोलता है, एडहॉक जजों की नियुक्ति। एडहॉक जजों की नियुक्ति मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में अगर कमी आएगी या केसों की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो एडहॉक जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट अपने किसको करेगा, न्यायाधीशों को करेगा। जो रिटायर्ड हो गया है न्यायाधीश, उसको एडहॉक जज के रूप में नियुक्त करेगा। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 131, सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार आता है, अनुच्छेद 131। सुप्रीम कोर्ट का क्या आता है, मूल क्षेत्राधिकार आता है अनुच्छेद 131 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 137 में क्या बोलता है, न्यायिक पूर्णावलोकन। मतलब न्यायिक पूर्णावलोकन कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कानून बना है तो उसका जांच करेगा। अगर वो संविधान के पटल पे उतरेगा तो वो सही होगा, अगर संविधान के पटल पे नहीं उतरेगा तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। संविधान के विरुद्ध अगर होगा तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। यह आपको अनुच्छेद नंबर 137 बोलता है। और अनुच्छेद 143 अभी थोड़ा देर पहले ऊपर में राष्ट्रपति में पढ़े, क्या पढ़े, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देंगे अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति मानेंगे या नहीं मानेंगे ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कोई दबाव नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। इसका एक तीसरा पार्ट बहुत ही जल्द हम लेके आएंगे। आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
चैनल पे विजिट करने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।